नमस्कार, मैं हूं दीपक डोभाल। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे का बुलेटिन। सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। कैबिनेट विस्तार में सहयोगी दलों को भी मिलेगी जगह। प्रधानमंत्री कार्यालय ने शिवसेना से मांगे 2 नेताओं के नाम। 10 नए मंत्रियों को शामिल करने पर विचार। G20 देशों की बैठक में टैक्स चोरी रोकने पर होगी चर्चा। समान रिपोर्टिंग मानकों पर बन सकती है सहमति। IMF में सुधार पर रहेगा भारत का जोर। झारखंड जम्मू कश्मीर में दूसरे दौर के चुनाव के लिए आज अधिसूचना। पहले दौर के नामांकन पत्रों की भी आज होगी जांच। लीबिया में सुप्रीम कोर्ट ने नवनिर्वाचित संसद की संवैधानिक वैधता को किया खारिज। देश में गहराया राजनीतिक संकट। और अहमदाबाद वनडे में टीम इंडिया की शानदार जीत। श्रीलंका को दी 6 विकेट से मात। सीरीज में भारत 2-0 से आगे। केंद्रीय कैबिनेट ने विस्तार में एनडीए के घटक दलों को भी जगह दी जाएगी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कैबिनेट में शामिल करने के लिए शिवसेना से 2 नेताओं के नाम मांगे हैं। वहीं बीजेपी से गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का कैबिनेट में शामिल होना लगभग तय है। पर्रिकर का आज पणजी में पार्टी विधायकों से मिलने का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को कैबिनेट का विस्तार करेंगे। मंत्रिमंडल में 10 नए मंत्रियों को जगह दी जा सकती है। स्वतंत्र प्रभार वाले कुछ मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की संभावना है। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर को रक्षा मंत्री बनाए जाने की चर्चाएं हैं। खुद पर्रिकर ने इसके संकेत दिए हैं। अमित शाह talked to me in the morning, told me to accept any assignment which will be given by the Prime Minister. The second part is prerogative of the Prime Minister and therefore I will not like to comment on it. पर्रिकर के अलावा बीजेपी उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी और बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर का नाम भी चर्चा में है। कैबिनेट विस्तार में झारखंड, बिहार, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र के नेताओं को भी जगह मिल सकती है। शिवसेना के एक नेता ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने उद्धव ठाकरे को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले 2 नाम बताने को कहा है। शिवसेना के अलावा टीडीपी को भी मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिल सकती है। Cabinet reshuffle taking place, so is that something which you might be going for another berth in addition to civil aviation? Let us see how things are going to happen. Another couple of days we will know. वहीं कांग्रेस ने सुरक्षा नीति के मद्देनजर पूर्णकालिक रक्षा मंत्री बनाए जाने के फैसले का स्वागत किया है। We are having a part-time defense minister who could not deliver. And that affected the Modi's government, that affected India's security. So if anybody who can work or who can deliver is coming as a full-time defense minister, it is a welcome thing. कैबिनेट में फिलहाल 44 सदस्य हैं। इनमें 22 कैबिनेट मंत्री हैं और इतने ही राज्य मंत्री हैं। कई कैबिनेट मंत्रियों के पास 2-2 मंत्रालय हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। झारखंड और जम्मू कश्मीर में दूसरे दौर के चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होगी और इसके साथ ही झारखंड में 20 और जम्मू कश्मीर की 18 विधानसभा सीटों पर नामांकन शुरू हो जाएगा। 14 नवंबर तक नामांकन किया जा सकेगा। 15 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 17 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। दूसरे दौर के लिए 2 दिसंबर को मतदान होगा। पहले दौर के लिए आज ही नामांकन पत्रों की जांच भी होगी। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष सैफुद्दीन सोज के बेटे सलमान सोज को पार्टी ने बारामूला से मैदान में उतारा है। राज्य के वरिष्ठ नेता ताज मोहिद्दीन को उरी और खेमलता बाखलू को सोनावार से टिकट दिया गया है। दूसरी सूची में कुल 23 नाम हैं। कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पार्टी ने सभी 87 सीटों पर उम्मीदवार अब घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तमिलनाडु के नेताओं को गुटबाजी खत्म करने को कहा है। बीती रात तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष EVKS इलांगोवन की अगुवाई में नेताओं ने सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। सोनिया गांधी ने राज्य में जमीनी स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने पर जोर दिया।
बैठक के बाद इलांगोवन ने बताया कि सभी नेताओं ने मिलकर पार्टी की बेहतरी के लिए काम करने का कांग्रेस अध्यक्ष को भरोसा दिलाया है। इलांगोवन ने इन खबरों को गलत बताया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जीके वासन के साथ कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना से बातचीत में जल्द हल निकलने की उम्मीद जताई है। उधर विधायक दल के नेता पर अंतिम फैसला पार्टी विधायकों ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर छोड़ दिया है। शिवसेना बीजेपी सरकार में शामिल होगी या नहीं, इसको लेकर फिलहाल पार्टी ने कोई फैसला नहीं किया है। इस मसले पर उद्धव ठाकरे ने पार्टी नेताओं के साथ गुरुवार को एक बार फिर बैठक की। बुधवार को शिवसेना ने बीजेपी के सामने उप मुख्यमंत्री पद समेत कई शर्तें रखी थीं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना के साथ चल रही केंद्रीय नेताओं की बातचीत को सकारात्मक बताया है। शिवसेना के साथ हमारे जो दिल्ली के नेता है उनकी बहुत सकारात्मक चर्चा चल रही है। मुझे अपेक्षा है कि सब ठीक होगा। गुरुवार को महाराष्ट्र कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हुई। इसमें केंद्रीय पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी शिरकत की। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे ने प्रस्ताव रखा कि विधायक दल के नेता का चुनाव पार्टी अध्यक्ष करेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने खुद को नेता विधायक दल की दौड़ से बाहर बताया। देवेंद्र फडणवीस सरकार को 12 नवंबर को विश्वास मत हासिल करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जा रहे हैं। प्रधानमंत्री बुनकरों के लिए व्यापार सुविधा केंद्र और शिल्प संग्रहालय की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री कल वाराणसी में सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत एक गांव को भी गोद लेंगे। प्रधानमंत्री के साथ कई केंद्रीय मंत्रियों के जाने की भी उम्मीद है और इसके लिए सुरक्षा के जाहिर तौर पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आप देखेंगे हुदहुद के बाद बंगाल की खाड़ी में एक और तूफान का खतरा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देश की कुछ और अहम खबरें। भारत का कहना है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और अगर पाकिस्तान को सार्थक बातचीत करनी है तो उसे अलगाववाद की राजनीति छोड़नी होगी। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भारतीय राजनीतिक पार्टियों ने कश्मीरी अलगाववादियों को स्वतंत्रता सेनानी कहे जाने की पाकिस्तान की कोशिशों की कड़ी आलोचना की है। Well, Kashmiris are not Indian separatists. They are freedom fighters. पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के इस बयान पर भारतीय राजनीतिक दलों ने एक स्वर में कड़ी निंदा की है। भड़ास है पाकिस्तान में, उसके अंदरूनी बड़ी समस्याएं हैं, उसके पास कोई दूसरी चीज है नहीं, तो वह जब भी देखो तब कश्मीर के ऊपर कुछ न कुछ ऊटपटांग बयान देता रहा है। दुनिया को मालूम है कि आदिकाल से जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहा है। हमारी सोच बहुत साफ है कि कश्मीर हमारा अटूट हिस्सा है और मौजूदा सरकार से भी कहूंगा कि इस मौक़िफ़ को, इस कमिटमेंट को, इस निष्ठा को कमजोर मत कीजिए। हालांकि पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने बाद में जारी किए गए आधिकारिक प्रेस रिलीज में अपने प्रवक्ता के इस बयान का जिक्र नहीं किया, लेकिन उसमें कहा गया कि कश्मीरी भारतीय अलगाववादी नहीं हैं, बल्कि वे कब्जे वाले क्षेत्र के वो लोग हैं जो आत्मनिर्णय के अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, जिसे संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव द्वारा मान्यता प्राप्त है। जानकारों का मानना है कि आंतरिक कलह से जूझ रहे पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि वो कश्मीर के मुद्दे पर कैसे आगे बढ़े। तो ये सारे जो उनके हथकंडे हैं, ये एक हारे हुए देश के फेल्ड स्टेट के नमूने हैं, तो इसके सिवाय और कुछ नहीं है। 2 दिन पहले ही रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि पाकिस्तान को तय करना होगा कि वो भारत से बात करना चाहता है या भारत को तोड़ने वालों से। जेटली के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए असलम ने कहा कि वार्ता प्रक्रिया में पाकिस्तान किसी शर्त को स्वीकार नहीं करेगा। बेशक पाकिस्तान अपने बयान से पीछे हट गया है, लेकिन इससे वार्ता की कोशिशों को एक झटका जरूर लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 2 दिन की यात्रा पर आज भूटान रवाना हो गए हैं। उनकी इस यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच संबंधों को और बेहतर बनाना है। राष्ट्रपति भूटान के नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और प्रधानमंत्री से मुलाकात कर कई मसलों पर बातचीत करेंगे।
भारत के राष्ट्रपति 26 साल के बाद भूटान की यात्रा पर गए हैं। एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी राष्ट्रपति के साथ है। इसमें रेल राज्य मंत्री, 4 सांसद, शीर्ष अधिकारी, शिक्षा और अकादमिक जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। इससे पहले इसी साल जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान की यात्रा की थी। सिंगापुर ने भारत के शहरी विकास क्षेत्र में साझेदारी की इच्छा जताई है। साथ ही उसने आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के विकास में भी दिलचस्पी दिखाई है। शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली हसेन लूंग और पूर्व प्रधानमंत्री के बीच गुरुवार को सिंगापुर में अलग अलग बैठकें हुई। इस दौरान दोनों पक्षों ने 500 कस्बों और शहरों में 100 नए स्मार्ट शहर बनाने के लिए संभावनाओं को तलाशने के लिए समितियां बनाने पर सहमति जताई है। वेंकैया नायडू ने बेहतर परिवहन प्रणाली, ई शहरी प्रशासन और तमाम सेवाओं, जल प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को स्मार्ट शहरों में प्रोत्साहन देने के लिए सिंगापुर से सहायता करने की अपील की है। भारत ने कहा है कि G20 देशों की बैठक में कर चोरी अहम मुद्दा होगा। बैठक में कर सूचनाओं के आदान प्रदान से जुड़ा समझौता 2017 तक लागू होने पर चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में 15 और 16 नवंबर को होने वाली G20 की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक के लिए प्रधानमंत्री के दूत सुरेश प्रभु ने बताया कि लाभ को कम टैक्स वाले देश या बिना टैक्स वाले देश में स्थानांतरित करने की बहुराष्ट्रीय कंपनियों में बढ़ते चलन पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। इसे रोकने के लिए एक समान रिपोर्टिंग मानकों पर सहमति बनने की उम्मीद है। काले धन का पता लगाने में कर सूचनाओं को साझा करने में समझौते को अहम माना जा रहा है। Become difficult, so this is going to be an automatic exchange of information to be available to anybody and everybody through this process. Not anybody and everybody, in a sense, it will be available within the country. So this could be a very interesting idea. बैठक में भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे अहम संगठनों में बदलाव की मांग करेगा। भारत समेत कई देश इन संस्थानों में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए ज्यादा प्रतिनिधित्व चाहते हैं। We are also raising the same issue in G20, the reforming IMF, International Monetary Fund, and unfortunately, there has been an agreement about how that recapitalization should take place, how the special drawing rights should be redrawn, and how they should be worked out. But unfortunately, action is lacking, like we have seen in many of this forum that we speak little more than what we act. बैठक में ढांचागत परियोजनाओं में निवेश, रोजगार के मौके, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर भी चर्चा होगी। G20 के अलावा भी कई देशों के प्रतिनिधियों को बैठक में बुलाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इजराइल के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत इजराइल के बीच संबंधों को और मजबूती देने पर चर्चा की। राजनाथ सिंह का स्वागत करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि भारतीय और इजरायली कौशल और निरंतरता को साझा करते हैं। गृहमंत्री ने इससे पहले ट्वीट किया था कि भारत और इजराइल गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध साझा करते हैं। सन 2000 के बाद ये भारतीय गृहमंत्री की होने वाली पहली इजराइल यात्रा है। देश के पूर्वी तट पर एक और तूफान का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पूर्वी हिस्से में हवा का दबाव तेजी से बढ़ रहा है, जो कुछ समय बाद और ज्यादा हो जाएगा। फिलहाल ये विशाखापट्टनम से 690 किलोमीटर दूर है। मौसम विभाग ने कहा है कि मौसम की अनुकूल परिस्थितियों की वजह से ये चक्रवात में बदल जाएगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने खतरे को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी हैं। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। आंध्र प्रदेश के सभी तटों पर चेतावनी भी जारी कर दी गई है। इससे पहले तूफान हुदहुद ने विशाखापट्टनम में भारी तबाही मचाई थी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम बंदरगाह के करीब नौसेना के एक टॉर्पीडो रिकवरी जहाज के अभ्यास के दौरान डूबने से एक नौसैनिक की मौत हो गई, जबकि 4 नौसैनिक लापता हैं। 23 नौसैनिकों को बचा लिया गया है। लापता नौसैनिकों की तलाश में बचाव अभियान जारी है। हादसे के वक्त पोत पर 28 लोग सवार थे। पानी भरने के कारण बताया जा रहा है कि यह हादसा हुआ। स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में सैनिकों की भूमिका को उतनी प्रमुखता नहीं दी गई जिसके वो हकदार थे। सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी जयकृष्ण कौशिक की किताब
एम्पायर टू इंडिपेंडेंस किताब में ये बात कही गई है। लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार ने कहा कि इतिहास को सच्चाई से पेश किया जाना चाहिए। चाहे 1857 के गदर में ब्रिटिश राज के खिलाफ सैनिकों का विद्रोह हो या फिर आजादी की लड़ाई, सैनिकों का योगदान इन दोनों में बेहद अहम रहा है। रिटायर्ड मेजर जनरल जयकृष्ण कौशिक का कहना है कि आजादी के लिए लड़ने वाले इन सैनिकों को इतिहास लेखन में वाजिब जगह नहीं मिली है। The role played by the Indian soldier in compelling the British to concede independence to India has rarely been analyzed and given its right historical place in our Indian history. पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने एम्पायर टू इंडिपेंडेंस नाम की इस किताब का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि इतिहास लेखन एक जिम्मेदारी भरा काम है। This is the responsibility of any historian. When they are writing history, they should be fearless. And they shouldn't be seeking favors. Then the truth gets eclipsed. मेजर जनरल कौशिक का कहना है कि 1858 में गदर के बाद और 1945 में इंडियन नेशनल आर्मी के खिलाफ अंग्रेजी हुकूमत ने सैन्य अदालत में मुकदमे चलाए, जिसमें सैनिकों की बहादुरी का इतिहास झलकता है, लेकिन लेखन में इन्हें कहीं भी जगह नहीं मिल पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार आयुर्वेद के साथ प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है और इसके लिए ड्रग कंट्रोल विभाग की अलग से स्थापना होगी। दिल्ली में आरोग्य मेले के उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि आयुष मिशन के बजट को 4 गुना बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 4 दिनों तक चलने वाले इस आरोग्य मेले का उद्घाटन किया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि आधुनिक चिकित्सा के साथ सरकार आयुर्वेद पर खासा जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में आयुष मिशन के लिए बजट को 1200 करोड़ से बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ये जितना आयुर्वेद के लिए बजट था उसका एक बार में 4 गुना, उसको 4 गुना से भी ज़्यादा हमने कर दिया। उसमें इतने सारे हमने प्रोविजंस किए हैं जिसमें हम आयुर्वेद के इंस्टीट्यूशंस को डेवलप कर सकते हैं, नए इंस्टीट्यूशंस क्रिएट कर सकते हैं, जो पुराने हैं उनको और विकसित कर सकते हैं। प्रगति मैदान में 9 नवंबर तक चलने वाले इस मेले में कई लोगों ने पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में दिलचस्पी दिखाई। काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे गाइडर्स भी हैं, मतलब हर चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से क्या है, किस चीज़ के लिए है, नॉलेजेबल है काफ़ी। बहुत बढ़िया जो है, अगर गवर्नमेंट इसके बारे में जगह इंटरेस्ट लेगी और लोग इसको सोचेंगे तो जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसको अवॉइड करके लोग जो है इसका इलाज करना ही शुरू करेंगे। सरकार के इस आयुष मिशन के तहत देश में कई प्रयोगशालाओं और शोध संस्थानों की स्थापना की जाएगी। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार देंगे जन्मदिन की शुभकामनाएं भारतीय सिनेमा के महान कलाकार कमल हासन। एक सपना दे जा रे, जिंदिया के उड़ते पाखी रे, अखियों में आ जा साथी रे, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। लीबिया के सुप्रीम कोर्ट ने देश की चुनी हुई संसद को गैर कानूनी करार दे दिया है, जिसके बाद वहां राजनीतिक संकट गहरा गया है। युद्धग्रस्त लीबिया की संसद को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हासिल थी। लीबिया में जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय ने नवनिर्वाचित संसद की संवैधानिक वैधता को खारिज करने का फैसला सुनाया, लोग राजधानी त्रिपोली की सड़कों पर उमड़ आए और जमकर जश्न मनाया। स्थानीय राजनेताओं ने इस मान्यता को चुनौती दी थी। लेकिन أنا أوجه رسالة من هذا الميدان من ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس إلى برلمان طبرق وإلى أعضاء الحكومة في حكومته। चुनी हुई संसद राजधानी त्रिपोली से नहीं बल्कि पूर्वी शहर टोब्रुक से काम कर रही है। निर्वाचित संसद को आशंका है कि स्थानीय मिलिशिया बदले की कार्रवाई कर सकता है। कोर्ट के इस फैसले के साथ ही लीबिया के राजनीतिक दलों में सत्ता पाने की होड़ तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
इधर अमेरिका ने साफ किया है कि उसकी ईरान नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। अमेरिका का ये बयान वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी इस रिपोर्ट के बाद आया, जिसमें कहा गया था कि ओबामा ने ईरानी नेता को एक पत्र लिखा है। पत्र में ISIS से लड़ने के लिए ईरान की मदद मांगी गई है। व्हाइट हाउस प्रवक्ता जोश अर्नेस्ट ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ मिलकर कोई लड़ाई नहीं लड़ने जा रहा है। चुनाव में हारने के बाद ओबामा की राजनीतिक ताकत कमजोर हुई है और अमेरिका का ईरान के साथ परमाणु समझौता भी खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। I'm not in a position to discuss private correspondence between the president and any world leader. I can tell you that the policy that the president and his administration have articulated about Iran remains unchanged. हाल ही में हुए मध्यवर्ती अमेरिकी चुनाव में हार के साथ ही राष्ट्रपति बराक ओबामा की पसंदीदा योजना ओबामा केयर पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष जॉन बोहनर और सीनेट के होने वाले नेता मिच मैककॉनेल ने कहा है कि ओबामा केयर से बेरोजगारी बढ़ी है। ओबामा केयर अमेरिका की नई हेल्थ पॉलिसी है जिसमें राष्ट्रपति का नाम दिया गया है। अमेरिका ने इसी साल पेशेंट प्रोटेक्शन एंड अफोर्डेबल केयर एक्ट लागू किया था। इसी को अमेरिका में ओबामा केयर के तौर पर जाना जाता है। इसे लागू करवाते समय भी निचले सदन में ओबामा को भारी मशक्कत करनी पड़ी थी। इस नीति से हेल्थ पर अमेरिका का बजट काफी बढ़ गया था, पर अब रिपब्लिकन नेताओं ने कहा है कि वो ओबामा केयर को रद्द करेंगे। Obamacare is hurting our economy. It's hurting middle class families, and it's hurting the ability for employers to create more jobs. अमेरिका के मध्यवर्ती चुनाव के नतीजे राष्ट्रपति बराक ओबामा के लिए किसी झटके से कम नहीं हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल में लिखे संपादकीय में जॉन बोनर और मिच मैककॉनेल ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में अमेरिकी आंतरिक नीतियों में भारी बदलाव देखने को मिलेगा। इनमें इमिग्रेशन सुधार भी शामिल हैं। अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों में पूरा कंट्रोल हासिल करने के एक दिन बाद रिपब्लिकन पार्टी ने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इकोनॉमी पर केंद्रित अपना एजेंडा सामने रखा। रिपब्लिकन नेताओं ने कहा कि जटिल कर नीति और ओबामा की शिक्षा नीति पर भी समीक्षा की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब खेल की बात करते हैं। अहमदाबाद में खेले गए दूसरे वनडे में भारत ने शानदार जीत दर्ज की है। श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया ने 2-0 की बढ़त हासिल कर ली है। शानदार शतक जमाने वाले अंबाती रायडू मैच के हीरो रहे। विकेट कीपर ने भी श्रीलंका ने अहमदाबाद वनडे मैच में टीम इंडिया को 275 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारत ने 44.3 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 275 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। मैच के हीरो रहे अंबाती रायुडू, बहुत अरसे तक का पहला शतक याद रहता है, जिन्होंने शानदार 121 रनों की पारी खेली और नाबाद रहे। भारत की ओर से सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने 79 रन बनाए, तो कप्तानी कर रहे विराट कोहली 49 रन बनाकर आउट हुए। अजिंक्य रहाणे महज 8 रन ही बना सके, जबकि रैना 14 रन पर प्रसन्ना की गेंद पर LBW आउट हुए। रविंद्र जडेजा 1 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इससे पहले टॉस जीतकर श्रीलंका ने बल्लेबाजी का फैसला किया। कप्तान एंजेलो मैथ्यूज के 92 और कुमार संगकारा के 61 रनों की मदद से श्रीलंकाई टीम ने 50 ओवरों में 8 विकेट पर 274 रन बनाए। भारत की ओर से उमेश यादव, रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिए, जबकि रविंद्र जडेजा को 1 विकेट मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब एक नजर रंगारंग पुष्कर मेले पर। दुनिया भर में प्रसिद्ध राजस्थान का पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के साथ ही संपन्न हो गया है। मेले में आयोजित समापन समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने लोगों का मन मोह लिया। मेले के अंतिम दिन विदेशी पर्यटकों ने भी खेलों में हिस्सा लिया। देश की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में पुष्कर मेले की पहचान है। देश विदेश से आए सैलानियों को इस मेले में राजस्थान के गौरवशाली अतीत और सांस्कृतिक समागम से परिचित होने का मौका मिलता है। और आज भारतीय सिनेमा के बहुमुखी कलाकार कमल हासन का जन्मदिन है। कमल हासन के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो शायद कम ही होगा। वो गजब का अभिनेता है। शायद ही कोई भूमिका होगी जिसमें कमल हासन ने उसे ना निभाया हो। उन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला, मलयालम और हिंदी फिल्मों में काम किया और हर जगह सफलता के झंडे गाड़े। आइए देखते हैं उन पर फिल्माए कुछ गीत।
कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम। कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम। ये प्यार ना होगा कम सनम, तेरी कसम हो सनम, तेरी कसम। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। उसको कसम लगे, उसको कसम लगे जो बिछड़ के एक पल भी जिए। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे। निंदिया के उड़ते पाखी रे, अखियों में आ जा साथी रे। रारी रारूं ओ रारी रूं, ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया। अरे जान जब बोला तुझसे शादी करेगी मुझसे, कैसे कहा था ये बता। जागो गोरी गोरी जागो, जागो गोरी गोरी जागो। हाय कुंडी बजाए बुलाए सैया, टेलीफोन धुन में हंसने वाली, मेलबर्न मछली मचलने वाली। डिजिटल में सुर है तराशा, मैडोना है या नताशा, साकिर हुसैन तबला तू है क्या सोना सोना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते हेडलाइंस पर एक बार फिर से नजर। कैबिनेट विस्तार में सहयोगी दलों को भी मिलेगी जगह। प्रधानमंत्री कार्यालय ने शिवसेना से मांगे 2 नेताओं के नाम, 10 नए मंत्रियों को शामिल करने पर विचार। G20 देशों की बैठक में टैक्स चोरी रोकने पर होगी चर्चा। समान रिपोर्टिंग मानकों पर बन सकती है सहमति। IMF में सुधार पर रहेगा भारत का जोर। झारखंड जम्मू कश्मीर में दूसरे दौर के चुनाव के लिए अधिसूचना आज। पहले दौर के नामांकन पत्रों की आज होगी जांच। लीबिया में सुप्रीम कोर्ट ने नवनिर्वाचित संसद की संवैधानिक वैधता को किया खारिज। देश में गहराया राजनीतिक संकट। और अहमदाबाद वनडे में टीम इंडिया की शानदार जीत, श्रीलंका को दी 6 विकेट से मात। सीरीज में 2-0 से आगे।